नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। अरुणाचल प्रदेश में 70% से अधिक आबादी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे निर्भर है। आइए आज हम जानते हैं कि संतरे की कैसे हम खेती करेंगे और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कुछ फार्मिंग के भी बारे में। इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी, जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट है कृषि विज्ञान केंद्र तिराप के। सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं हमारे दीदी अरुण प्रभा पे। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अभिमन्यु चतुर्वेदी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र तिरप देवमाली में कार्यरत हूँ। मैं हॉर्टिकल्चर उद्यान विषय का सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र तिरप किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को टेक्निकल नो हाउ अपडेट करने के लिए 2005 से लेके आज तक लगातार कार्य कर रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र आम जनमानस की भाषा में कहें तो एक किसानों का स्कूल है। जैसे एक स्कूल में बच्चे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेते हैं, जैसे साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, वैसे कृषि विज्ञान केंद्र में भी अलग अलग डिसिप्लिन के, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट होते हैं। जो अन्य जगहों पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होती है, उनको हम लोकल लेवल पर, माइक्रो लेवल तक जाके हम उसका असेसमेंट करते हैं। देखते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी हमारे लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में एडॉप्ट कर पा रही है कि नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में अगर एडाप्टेशन अच्छा हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर हम उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। देन अगर वो फिर सफल हो जाता है वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन, तो उसके बाद हम उस डिमॉन्स्ट्रेशन को फील्ड विजिट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम उस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट के किसानों के बीच में, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस के लोगों को भी बुला करके उनका फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में या वेटरनरी में या फिशरीज में इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गया केवीके के बारे में। जी अभिमन्यु जी, हम जैसे हम जानते हैं कि अरुणाचल में काफ़ी फ्रूट्स की भी फार्मिंग होते हैं। पाइनएप्पल हो गया और बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया। तो आज हम जैसे संतरे की बात करेंगे। इस पे इसके उत्पादन के लिए क्या क्या संभावना है अरुणाचल प्रदेश में? बिल्कुल, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका मैडम। देखें, संतरा हमारे अरुणाचल और इंटायर नॉर्थ ईस्ट में संतरे की खेती बहुत लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। कुछ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ टेम्परेट जोन है वहाँ छोड़ दें तो लगभग हर ज़िले में होती है, इधर मिड और ईस्टर्न बेल्ट में। हम देश के पश्चिमी राज्यों की बात करें, जहाँ की जैसे कि महाराष्ट्र है और इधर मध्य प्रदेश है, वहाँ की जलवायु हमारे जलवायु से बहुत ही अलग है। वहाँ की जलवायु एकदम सूखी है, बारिश बहुत ही कम, 9 के बराबर होती है। फिर भी संतरे का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में संतरे के लिए जलवायु बहुत ही अच्छी है। बारिश लगभग 7 से 8 महीना बारिश होता है। मिट्टी फर्टाइल है, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, सॉइल में नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल भी बहुत अच्छा है, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम है। फॉर एग्जांपल हम कुछ डेटा देना चाहेंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, सेकंड वन मध्य प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा आसाम है। अब प्रोडक्टिविटी में आ जाते हैं। इंडिया का एवरेज प्रोडक्शन जो है लगभग 12 टन पर हेक्टेयर होता है, ये हमारे पूरे भारत देश का। एमपी का, मध्य प्रदेश का प्रोडक्टिविटी 16 टन है पर हेक्टेयर, आसाम का 12 टन पर हेक्टेयर है, महाराष्ट्र का 9 टन पर हेक्टेयर है, नागालैंड का 10 टन पर हेक्टेयर है, मिजोरम का 5 टन पर हेक्टेयर है, जबकि हमारे अरुणाचल का लगभग
2.5 टन 2.5 टन पर हेक्टेयर है। नेशनल 12 टन है लगभग, और हम नेशनल छोड़ दीजिए, अपने नागालैंड का देख लीजिए, मिजोरम का देख लीजिए, इससे हम बहुत नीचे हैं प्रोडक्टिव में। क्यों नीचे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे इग्नोरेंस की वजह से। किसानों को जागना होगा। कुछ कुछ किसान तो होते हैं सिखाने के बाद फटाक से सीख लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसान, हम बहुत दुख के साथ कहना चाह रहे हैं हम अपने 12 साल के कार्यकाल में, कि किसानों के फील्ड में जाके हम ट्रेनिंग प्रूनिंग दवा का कैसे स्प्रे करना है, उसके बाद भी किसानों का एडेप्टेबिलिटी और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। हम आज इस मंच से किसानों से अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक अप्रोच को आपको अपनाना पड़ेगा, एडाप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी फार्म इनकम बढ़ेगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, आपका लाइवलीहुडनेस इम्प्रूव होगा। तो इस दिशा में हमको सबको मिलजुल कर, सारे डिपार्टमेंट्स को, कृषि विज्ञान केंद्र को, फार्मिंग कम्युनिटी को, सबको मिलजुल कर एक होलिस्टिक अप्रोच में काम करने से हम उम्मीद करते हैं कि हम किसानों की आय संतरे की खेती के थ्रू थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, हम भी यही आशा करते हैं कि आज के हमारे इस डिस्कशन के बाद हमारे जो दर्शक है वो काफ़ी इंटरेस्ट होंगे संतरे के उत्पादन के लिए। अभिमन्यु जी, आपने जैसे कहा कि हमें जो यहाँ पे बारिश का है और जो फर्टाइल लैंड है, बहुत सी बातें ऐसे कुछ है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके उत्पादन के लिए। क्या क्या चीज़ है जो हमें ध्यान रखना होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही सटीक प्रश्न है मैडम आपका। देखें, संतरा उत्पादन के लिए हमको, तो हम कोई भी किसान है, हम संतरा लगाने का जो तरीका है, ठीक, लगा दिए, लगाने के बाद उसका है कि कैनोपी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। कैनोपी मैनेजमेंट मतलब कि उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं शाखाएं, तो उनको फोटोसिंथेसिस, जो पौधों का जो खाना बनता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, वो कम हो जाता है। तो उसको हम कैनोपी मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको बैलेंस करते हैं। तो संतरे में इसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक कैनोपी मैनेजमेंट हमको करना होगा। दूसरा है कि हम मिट्टी, एसिड, हमारी मिट्टी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी एसिडिक है, मतलब मिट्टी में एसिड कंटेंट है, तो हमको सॉइल मैनेजमेंट करना होगा। उसमें हमको एग्रीकल्चरल लाइम का एप्लीकेशन करना होगा, हम आगे डिटेल से जाएंगे जी। तीसरा बात है कि हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा। हम लगा देते हैं, हमको जैसे इंसान को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की ज़रूरत एक निश्चित रेशियो में ज़रूरत पड़ती है अपने एक अच्छे हेल्थ के लिए, वैसे पौधों को भी लगभग 20 से 21 तत्वों की ज़रूरत होती है। मेजर उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरान, बहुत सारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमको पौधों का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सही दिशा में और सही समय में करना पड़ेगा। चौथा है कि रोग, डिजीज़ मैनेजमेंट। बहुत सारे रोग लगते हैं, हमको पता नहीं होता है। आप संतरे के बाग में जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे पौधे ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हैं। एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जाइए संतरे के बागान में तो बहुत सारे पौधों में भूसी भूसी सी जैसे निकलती रहती है, साडस्ट, वो बहुत सारे कीट, इंसेक्ट का अटैक होता है। तो रोग मैनेजमेंट, कीट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, मृदा, एसिडिक सॉइल मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट, ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं, कारक हैं, इनको हम सही तरीके से इनका मैनेजमेंट करें तो निश्चित रूप से हमारा संतरे का प्रोडक्शन अच्छा होगा। जी, इस मैनेजमेंट के बारे में तो हम बात करेंगे आगे। अभिमन्यु जी, हम जानना चाहते हैं कि ये संतरे जो है उसका उत्पादन हम कब करेंगे, किस महीने में होगा ये? हाँ, मतलब कि आप शायद ये पूछ रहे हैं किस महीने में प्लांटेशन करना चाहिए। हाँ, लगाना है जी, बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ मतलब ये अरुणाचल के कंडीशन में बारिश मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होती है, लेकिन हैवी रेनफॉल जो मई जून, और यहाँ का जो टेम्परेचर
और ह्यूमिडिटी के अनुसार हमको मई जून महीना में ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। जी। और ट्रांसप्लांटिंग करते समय हमको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग करते समय हमको पौधों के लिए पहले तो गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढा 4.5 मीटर की दूरी पर हमको मेंटेन करना है। एक गड्ढा से दूसरे गड्ढे के बीच में 4.5 मीटर 4.5 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। फिर जो गड्ढा हम बनाएंगे उसको 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इस डायमेंशन में हमको खोद के 10-15 दिन कम से कम पहले खोद के गड्ढा छोड़ दें। उसमें धूप लगेगी, थोड़ा सोलर रेडिएशन होगा। सोलर रेडिएशन से क्या होगा, मिट्टी में जो हार्मफुल मान लीजिए इंसेक्ट वगैरह हैं, उसके एक्स वगैरह हैं, वो सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको गड्ढा पहले कम से कम 15 लगाने से 15-20 दिन पहले खोद के छोड़ देना है। उसके बाद उसमें हमको एक क्या बोलते हैं, VAM बोलते हैं, वैम, वो बायो फर्टिलाइज़र होता है। उसको क्या करना है कि 1 किलो वैम को 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद हो। सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है आपके पास तो जो हमारे फार्म में जो जबड़ा वगैरह बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो हरी घास वगैरह होती हैं, उनको गड्ढे में एक जगह दबा देने से 30 से 40 दिन बाद सड़ के वो खाद हो जाती है। उस खाद में भी 1 किलो ये बायो फर्टिलाइज़र जैसे वैम को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके 15 से 20 दिन छोड़ दीजिए। फिर ये जो आपका मिक्सचर बन जाएगा उसको हर गड्ढे में 5-5 किलो डाल दीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र डालने से आपको पौधों का रूट को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करता है ये वैम। इसके अलावा ये इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, तो बहुत सारा फंगस को भी ये ग्रोथ होने से रोकता है, मतलब बीमार को भी रोकने का काम करता है और पौधों के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में ये बायो फर्टिलाइज़र काम करता है। व्यम कहाँ मिलते हैं यहाँ पे? मैम दुकान? जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सर्टिफाइड जिला कृषि अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस से सर्टिफाइड कुछ डीलर्स होते हैं, उनके यहाँ बायो फर्टिलाइजर्स मिल सकता है। ये नियरेस्ट में मिल सकता है जी। और नहीं तो नियरेस्ट जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। इसके बारे में वो लोग आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे। आपने कहा था कि जो ये डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, वो क्यों रखते हैं डिस्टेंस को? क्योंकि संतरा जब हम लगाते हैं तो पौधा छोटा होता है, लेकिन संतरे के पौधे का जो नेचर होता है ना, बुशी ग्रोथ होती है। बुशी ग्रोथ मतलब पूरा झाड़ी। तो झाड़ी जब हो जाएगी ना, तो 5 साल 6 साल बाद आप अगर ज़्यादा पास लगा देंगे ना, तो उनकी शाखाएं जो ब्रांचेज हैं एक दूसरे से टकराएंगी। प्लस इसके कारण क्या होगा कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि पौधों में जो पौधों को जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, टेक्निकली बोलते हैं, उनको जो भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट उनका खाना बनता है पौधों की पत्तियों में बनता है। तो पौधों की पत्तियों में खाना बनता है तो उनके लिए सफिशिएंट सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन का होना आवश्यक है। तो इसलिए हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। साथ साथ चूँकि इसका रूट नीचे तक जाता है, तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करने से दो पौधों के बीच में न्यूट्रिएंट का कंपटीशन, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट अपटेक लेता है, अच्छा, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंपटीशन कम से कम होगा। अच्छा। प्लस स्पेस, सोलर रेडिएशन, वाटर अपटेक, ये सब फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर जो स्पेसिंग है उसका रिकमेंडेशन किया जाता है। जी, आपने जैसे पहले कहा था कि 10-12 साल में पत्ते सूखने लग जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? और 10-12 साल में क्या हम फिर नए पौधे लगाना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखें, आप संतरे के बाग में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ पौधे सूखने लगते हैं। वो हमारे किसान भाई जब देखभाल में कमी करते हैं तब ऐसा होता है। जबकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली विजिट किया हूँ नागपुर को संतरा
संतरा का शहर कहा जाता है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। वहाँ संतरे के बाग 40 साल 45 साल तक हेल्दी फ्रूटिंग, हैवी फ्रूटिंग देते हैं। क्यों? नागपुर में बारिश एकदम ना के बराबर होती है। अच्छा। हमारे यहाँ बारिश बहुत मतलब एक्सेस बारिश होती है अपने अरुणाचल में, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में। फिर भी वो उनका संतरे का प्रोडक्शन ज़्यादा है और हमारे यहाँ नहीं। तो बात वही फिर आती है कि हम किसान भाई इग्नोरेंस करते हैं। क्या होता है कि संतरा लगाने के बाद 1 साल बाद से ही उसका कैनोपी मैनेजमेंट करना चाहिए। कैनोपी मैनेजमेंट की मतलब कि नीचे से उसका जो ग्रोथ हो रहा है, तो नीचे से एक ही पौधे को 1 मीटर तक एक स्टेम को अलाउ करना है। 3 4 5 स्टेम अगर बढ़ रहा है तो उसको एक मेन ट्रंक को अलाउ करते हुए बाकी को काट देना है 1 मीटर तक। अच्छा। 1 मीटर के बाद 5 से 6 शाखाओं को अलाउ करना चाहिए। उसमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो 45 एंगल पर 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री एंगल पे जो ब्रांचेज जा रही हैं उनको ही छोड़ना चाहिए और बाकी जो डिजीज्ड हैं, कमज़ोर ब्रांचेज हैं, उनको काट देना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा कैनोपी अच्छे से डेवलप होगा। तो हमको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर हमको खाद वगैरह, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कहीं बीमार लगी है, हैवी बारिश जब हो रही है तो कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है, उसको हमको स्पेड से थोड़ा सा काट के पानी को बहा देना चाहिए। तो ये सब हम थोड़ा सा हमको मतलब अपने संतरे के बाग में एक्टिविटी करते रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन फील्ड विजिट जरूर करना चाहिए। तब हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा पौधा बीमारी की अवस्था में है या स्वस्थ अवस्था में है। जी, अभिमन्यु जी, आपने जैसे कहा था कि प्रूनिंग की भी बहुत ही ज़रूरत होती है। आप हमें बताएंगे कि प्रूनिंग क्या है और इसका महत्व क्या है? बिल्कुल। प्रूनिंग का मतलब होता है कि काट छाट। संतरे के पौधे में या अन्य भी बहुत सारे फल वाले वृक्षों में, फ्रूट ट्रीज में प्रूनिंग बहुत ही एसेंशियल ऑपरेशन है। प्रूनिंग किया जाता है जनरली जब पौधा डॉर्मेंट अवस्था में हो, सुसुप्त अवस्था में हो, मतलब पौधे की ग्रोथ उस समय रुकी हुई होती है। तो ये अवस्था आती है विंटर सीजन में, दिसंबर का लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक का ये समय जो होता है हमारे ईस्टर्न अरुणाचल के कंडीशन में। चूँकि टेम्परेचर वेस्टर्न का अलग है, ईस्टर्न का अलग है, तो हम ईस्टर्न अरुणाचल के कंडीशन में हम अपने 12 साल के अनुभव से बता सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है एकदम आइडियल टेम्परेचर है प्रूनिंग के लिए। प्रूनिंग में पौधों की जो वैसी ब्रांचेज जिसमें बीमारी लगे हैं, इंसेक्ट जो कीट का आक्रमण हुआ है, उनको हम सिकेटियर के सहायता से काट देते हैं। काट के अपने बागान में एक जगह इकट्ठा करेंगे और उनको काट के ऐसे नहीं फेंकना है, बाग से दूर ले जाके गड्ढा खोद के या तो उसमें दबा दें या फिर उनको आग से जला दें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बीमार वाले कुछ शाखाओं में बीमारी लगती है, बीमारी में उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट लगते हैं, उसके प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं, उसके एग्स वगैरह हो सकते हैं। तो फिर हम छोड़ देंगे तो उससे इन्फेक्शन दूसरे पौधों में लगने का चांस होता है। इसलिए हम बेहतर होगा कि जला दें। फिर हम जहाँ प्रूनिंग करते हैं, जिस भाग को काटते हैं, वहाँ हमको कार्बेंडाजिम एक फंगस होता है, फंजीसाइड होता है, उसका पेस्ट बना के और लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि कटे हुए भाग से फिर कोई पैथोजन का अटैक नहीं होगा। तो हमको प्रूनिंग भी करना है। प्रूनिंग का मतलब मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जो बीमार ग्रस्त हैं, कीटग्रस्त हैं, कीट से इन्फेक्टेड भाग हैं पौधों के, उनको काटना, और जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उनको भी काटना प्रूनिंग कहलाता है। क्योंकि पौधों का बिल्कुल अनडिज़ायर्ड शेप होने से उनमें नंबर ऑफ फ्रूट्स तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फ्रूट की साइज अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा ऊंचाई तक ग्रोथ होने से फल तोड़ने में समस्या होती है। तो इन सब
बातों को ध्यान में रखते हमको प्रूनिंग करना चाहिए, तब हमको हमारा प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहती है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी हमको अच्छा मिलता है। मतलब कि प्रूनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। जी। अभिमन्यु जी, आपने जैसे कहा कि जो किट है, जो इंसेक्ट्स है वो पड़ जाते हैं और उसे काटना चाहिए, ये क्या इंसेक्ट्स है, हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये इसको अभी बीमार हो गया है, इसे काटना चाहिए अभी, और कैसे कंट्रोल करेंगे हम इसे इंसेक्ट के लिए ना? जी। देखें, संतरे के पौधे में बहुत प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं। उसमें तो कुछ होते हैं कि लीफ माइनर बोलते हैं। लीफ माइनर की मतलब छोटे छोटे हरे रंग के पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि संतरे के पत्तियों पर टनल जैसा बना देते हैं। जैसे आप संतरे के बाग में जाइए तो पत्तियों पर देखिए तो जैसे टनल, मतलब क्या बोलेंगे उसको, टनल मतलब नाली जैसा एक लाइन सा बना देते हैं जी। तो ये लोग क्या करते हैं कि इससे पौधा हमारा लीफ कमज़ोर हो जाता है और फोटोसिंथेसिस हमारी बाधित होती है, अफेक्टेड होती है, और पौधा कमज़ोर होने से हमारी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। एक तो ये हो गया। इसमें इंसेक्ट के जो कैटरपिलर होते हैं, चाइल्ड स्टेज कीटों की, इंसेक्ट की, वो हमारी हानिकारक अवस्था में होती है, वही हमको हानि करती है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिक वे में जाएं तो निम्बिसिडीन एक होता है, नीम हम लोग जानते हैं, जैसा कि एक नीम एक पौधा होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। तो उसका 5% सॉल्यूशन का स्प्रे कर देने से ये कंट्रोल हो सकता है। दूसरा है, अगर हम केमिकल मेथड फॉलो करें तो एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं एमिडाक्लोरपिड। एमिडाक्लोरपिड की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के, मतलब 2 ml पर लीटर वाटर इसका डोज होता है। इसको स्प्रे कर देने से ये हमारा ये जो कीट है लीफ माइनर, ये कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा कीट है सिट्रस स्केल। सिट्रस स्केल भी एक बहुत ही हानिकारक कीट है। इसकी वजह से हमारे फल पर छोटे छोटे भूरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियों के किनारों को ये काट देता है। इसको भी हम एमिडाक्लोरपिड के स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हमारा कीट है सिट्रस ट्रंक बोरर और सिट्रस रूट बोरर। हम पहले भी जैसा कि बता चुके हैं, आप संतरे के बाग में जाइए, ये लीची में भी बहुत नुकसान करता है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे देखेंगे कि पौधे के स्टेम में भूसी साडस्ट निकलती रहती है। चूँकि ये पौधे का जो लार्वल स्टेज होता है, इनका बच्चे वाला स्टेज कह सकते हैं आम बोल चाल की भाषा में, तो ये लोग क्या करते हैं कि अंदर के ट्रंक में वो लोग छेदा कर देते हैं। छेदा करके पौधे के बीच के भाग को खोखला कर देंगे। तो चूँकि पौधे में नीचे से पानी और मिनरल्स का अपटेक नहीं हो पाता है, वो चैनल थोड़ा सा ब्रेक होने लगता है, जिससे पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो ट्रंक बोरर और ये रूट बोरर संतरे में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला इंसेक्ट है। इसके कंट्रोल के लिए हम बाग में जाएं, देखें कि जहाँ जहाँ भूसी जैसा पदार्थ संतरे के पौधे में गिर रहा है, उसको देखें। पतला जो तार होता है, हम अरुणाचल के लोग बेड़ा वड़ा बांधते हैं, तो जो पतला तार होता है उसको ले लें। उसको ले करके जहाँ छेदा है और भूसी दिखाई दे रही है, उसको तार अंदर तक डालकर उसको साफ़ करें। और साफ़ करने के बाद हम थोड़ा सा पेट्रोल ले लें, आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज़ है पेट्रोल। पेट्रोल लेके कॉटन रुई में थोड़ा सा पेट्रोल डिप कर लें, और जहाँ जहाँ छेदा किया है उसमें अंदर तार से अंदर तक उसको घुसा के पेट्रोल वाला, और मिट्टी को गीली करके पेस्ट बना के उसको पैक कर दें उस छेद को। तो पेट्रोल के गंध से वो कीट मर सकता है। वो रुई को अंदर ही घुसा अंदर छेद में जहाँ जहाँ मतलब साडस्ट मिल रहा है, वहाँ साफ करके और पेट्रोल में रुई डुबो करके उसको अंदर घुसा देना है, ताकि पेट्रोल का कुछ क्वांटिटी अंदर तक चला जाए। अंदर चूँकि पतला सा छेद करते हैं लोग, वो पेड़ के लिए हानिकारक नहीं वो
अंदर वेपोर के फॉर्म में पेट्रोल जाएगा तो वो जो कीट है, इंसेक्ट है, वो मर जाएगा। उसके लिए गीली मिट्टी से हमको वो पैक कर देना होगा। तो वो रुई को फिर कब निकालना है? वैसे में वो सड़ के ख़त्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा। दूसरा दूसरा है, इसके अलावा एक केमिकल होता है डाइक्लोरवास, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। डाइक्लोरवास केमिकल को भी या तो हम 2 ml पर लीटर डोज के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं स्प्रेयर मशीन की सहायता से जी। एक बार फरवरी में करना है, फिर 15-15 दिन के अंतर पर अगर बागान में वो कीट दिख रहा है तब। प्लस डाइक्लोरवास केमिकल को 5 ml इंजेक्शन जो नीडल होती है उससे लेकर के जहाँ जहाँ ताज़ा भूसी निकल रही, मतलब अंदर में पुका है, इंसेक्ट है, उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं और उसमें फिर वही गीली मिट्टी लगा के हम उसको पैक कर देंगे तो केमिकल के प्रभाव से भी कीड़ा मर जाएगा, तो हमारा पौधा मरने से बच जाएगा। ये केमिकल से कुछ मिट्टी को तो कुछ नहीं होगा ना, हानिकारक तो नहीं? नहीं, पूरा ऑर्गेनिक है आपका नहीं, जो नहीं, मेथड्स? ऑर्गेनिक तो नहीं है, केमिकल ही है। हाँ। लेकिन इसका क्या है कि हर केमिकल का कुछ एक रेजिडुअल पीरियड होता है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, किसी किसी का 1 महीना बाद हमको उसका स्प्रे करने के बाद 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमको फल तोड़ना चाहिए। इन जनरली 20 दिन बाद हम, चूंकि हम इस केमिकल का स्प्रे फल पर नहीं कर रहे हैं, हम स्टेम में कर रहे हैं, जहाँ की कोई संभावना नहीं, हम तो स्टेम को बचाने के लिए कर रहे हैं, न कि स्प्रे कर रहे हैं। कुछ कुछ केमिकल्स का स्प्रे हम फलों पर करते हैं, लेकिन वही है कि उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है तो उसके बाद करने से उसका प्रभाव हमारे बॉडी में न के बराबर होता है। जी। अभिमन्यु जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया है संतरे की उत्पादन कैसे करेंगे। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सभी अरुणाचल प्रदेश के सभी किसान बंधु, आप लोग खेती तो करते हैं, खेती को कमर्शियल वे में करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी और अपने बच्चों की आजीविका के लिए, लाइवलीहुडनेस के लिए हम अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद जी। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।